इन्फो टीवी में मैं आपका मेज़बान खादिम करोड़ो और मेरे साथ हैं आज मुल्क के नामवर सहाफ़ी जावेद मेहर साहब। जावेद जर्नलिज़म के हवाले से किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे जावेद मेहर साहब से कि मुल्क में जो हालात हैं वो किस समत में जा रहे हैं और उनके जो मुमकिन नताइज हैं वो क्या निकल सकते हैं। तो सबसे पहले जावेद मेहर साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं। मेहरबानी। जावेद साहब, क्या हो रहा है, क्या देख रहे हो? सिंध और इस्लामाबाद खबरों का जो है वो हेडलाइन बने हुए हैं। सिंध हाउस, इस्लामाबाद, पीटीआई, मुनर्रफ, लोटा क्रेसी और वफाकी जो गवर्नमेंट के वज़रा हैं उनके जो चेहरे हैं वो उतरे हुए हैं और ये पूरा एक सियासत का जो खेल रचा हुआ है। देखें, पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो मेरे ख्याल में हर 4-5 साल के बाद यही होती है। इस मरतबा तब्दीली ये हुई है कि मामलात खुलकर सामने आ रहे हैं। पहले आपने देखा होगा 88 और 89 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई थी तो छांगा मांगा मशहूर हुआ था। वहाँ नवाज शरीफ साहब और दीगर जो उनकी इत्तेहादी थे वो उन्होंने वहाँ MNS को वहाँ बिठाया हुआ था। अब भी क्योंकि काफ़ी दिनों से ये चल रही है, सूरत हाल चल रही है और कहा जा रहा था कि MNS हमारे पास हैं और इमरान खान साहब कह रहे थे हमारे पास हैं, लेकिन आज खुलकर सामने आया है कि MNS कहाँ हैं, किसके पास हैं। और वो जगह भी आज सब लोगों ने देख ली, सिंध हाउस में, जहाँ MNS बड़े खुश भी नज़र आए, नमाज भी पढ़ रहे थे, ख़वातीन भी थी उसमें। तो मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सियासत के लिए नेक शगुन नहीं है और इससे हमारे जो सियासी हालात हैं मुस्तकबिल में भी वो ख़राब होते जाएंगे और जमहूरियत को ख़ास तौर पर धचका लगेगा। क्योंकि हम किसी तौर पे अगर हम देखें तो जमहूरियत के हिसाब से इसको हम अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की सियासत ऐसी है कि अगर यही सूरत हाल जो है वो अपोजिशन के साथ होती तो मेरे ख्याल में जो आज हुकूमत कह रही है वो अपोजिशन कह रही होती। तो इस वजह से मैं बड़ा इनके मायूस हुआ आज जो सूरत हाल देखी। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल ख़ास तौर पर जमहूरियत के लिए नेक शगुन नहीं है और उसके दूररस असरात होंगे। इंतहाई मैं ये कहूँगा कि मनफी असरात होंगे और हम जो कहते हैं कि जमहूरियत मजबूत हो, लेकिन हम पीछे जा रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं, वही हम 88 की तरफ चले गए हैं। तो मेरे ख्याल में ये कोई अच्छी बात नहीं है। वज़ीर जो है शेख रशीद साहब ने, उनका स्टेटमेंट आया है कि इनको होश के नाखुन लेने चाहिए अपोजिशन वालों को, वरना 10 साल तक ये जो है अपने हाथ मलते रह जाएंगे। और दूसरी तरफ जो नून लीग है, उन्होंने वोट को इज्जत दो वाला नैरेटिव छोड़कर, शहबाज शरीफ साहब सदर है नून लीग के, तो उनका भी बयान आया है कि एक टेक्नोक्रेट्स की और एक कौमी हुकूमत बनाई जाए। इसका मतलब सिंपल सी बात, ये इस टाइप जो ये एलिमेंट्स सामने आ रहे हैं और बयानात सामने आ रहे हैं, तो आप उनको किस तरह देख रहे हो? टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि कौमी हुकूमत। हाँ, और वो भी जो माइनस PTI। मेरे ख्याल में अगर उनको बात करनी भी चाहिए थी तो उसमें कहते हैं माइनस PTI का लफ्ज़ उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। मेरे ख्याल में अगर वो ठीक है एक बड़ी सोच का मुजाहरा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए ये मौजूदा बहरान से, लेकिन खादिम साहब के यहाँ मसला ये है कि अब जो भी बातें हो रही हैं ये हम शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं, हमारे बाल सफ़ेद हो गए, हम यही सुनते हुए आ रहे हैं कि हम जमहूरियत को मजबूत करेंगे, हम ये करेंगे। लेकिन 88 से लेकर आप पीछे नहीं जाएं, 88 से लेकर के आप हालात को देखें तो यही हुआ है, यही प्रैक्टिस हुई है। तो मेरे ख्याल में ये जो चीज़ें हैं ये सब वक्त के हिसाब से वो कह रहे हैं, लेकिन वो ख़ुद भी वो कौमी हुकूमत नहीं चाहते और नून लीग कभी भी नहीं चाहेगी कौमी हुकूमत आए, पीपल्स पार्टी भी कभी नहीं चाहेगी कौमी हुकूमत आए। लेकिन क्योंकि अब इस वक्त जो है उनको जान छुड़ानी है इमरान खान से, तो वो कोई भी जो है वो बयान दे सकते हैं। जहाँ तक आपने शेख रशीद का जिक्र किया, तो शेख रशीद को तो संजीदा लेना ही नहीं चाहिए। शेख रशीद साहब के आप बयानात उठा के देख लें आप, और नहीं तो आप कम अज़ कम ये 2-3 हुकूमतें हैं इसमें से आप देखें हर जो है वो साल मार्च से पहले ये कहते हैं कि आइंदा 3 माह जो है पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। तो ये इनको संजीदा लेना ही नहीं चाहिए। आज जो उन्होंने बात की
آج ہم نے کہا تھا کہ 25 تاریخ تک جو سیاسی مسئلہ ہے وہ صاف ہو جائے گا. اس کے یہ تو آج ہی یہ تو مسئلہ نظر آ رہا ہے. وہ سیاسی موسم کا حال حوال دے رہے تھے، لیکن تو وہ مسئلہ تو کیا ہوتا اور خطرناک جو ہے وہ طوفانی والی جو بارشوں والی صورتحال ہو گئی ہے. تو ویسے بھی ہمارے یہاں محکمہ موسمیات غلط جو ہے وہ پیش گوئی کرتا ہے. تو آج جو شیخ رشید کی بھی وہی ہے چیز. تو وہ انہوں نے جو کہا نا کہ گورنر راج نافذ کیا جائے سندھ میں، تو میرے خیال میں یہ وہی بدحواسیاں ہیں، وہی غیر سنجیدگی ہے جو پہلے بھی ہوئی تھی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آصف علی زرداری نے شہباز شریف کو ہٹا کر وہاں گورنر راج نافذ کیا تھا، آپ نے دیکھا تھا. اس سے پہلے بھی جو ہے وہ جتوئی صاحب کو ہٹا کر گورنر راج نافذ کیا تھا، لیکن اس سے مجموعی طور پر جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے. اور وہ یہ جو ہم جو بتا رہے ہیں یہ کوئی اچھے دور کی ہم بات نہیں کر رہے، یہ ان کو برے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے. اور یہ ہمارے ماضی کے تلخ حقائق ہیں جن کو سامنے رکھ کر میرے خیال میں نہ صرف جو شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، میرے خیال میں حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور اگر عمران خان کی اگر ہم بات کریں، وہ جو کہتے تھے کہ بھائی اگر کوئی ایسی چیز ہوگی میرے خلاف احتجاج ہوگا، کوئی 10 بندے بھی اگر میرے خلاف احتجاج کریں گے تو میں تو اسٹیپ ڈاؤن کر جاؤں گا. تو میرے خیال میں ان کو اب بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور یہ جو بھی حالات ہیں آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو استعفیٰ دینا چاہیے. میرے خیال میں جو ملک کے حالات ہیں اب وہ نہیں سنبھال پائیں گے. ابھی اگر وہ ناکام بھی کر لیتے ہیں اس کو تحریک کو، تو میرے خیال میں وہ اس طریقے سے نہیں چل پائیں گے جو وہ 3 سال چلے ہیں. اسلام آباد سے جو موصول ہوئے ہیں اطلاعات، اس کے مطابق کہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جو ان کی ٹیم ہے وہ مشاورت چل رہی ہے، اور اس میں ایک ایجنڈا سندھ میں گورنر راج کا نفاذ اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو برطرف کرنے کی بھی سوچ رہے ہیں. ساتھ ہی میں پرویز خٹک اور مراد سعید کی قیادت میں ایک وزراء کا مشن جو ہے روٹھے ہوئے ایم این ایز کو منانے کے حوالے سے پارلیمنٹ لاجز میں اپنا کام کر رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں ان کے جو ایکسپیکٹڈ نتائج ہوں گے اور اثرات کیا ہوں گے؟ کیا یہ مشن، وزارتی مشن بھی کامیاب ہو پائے گا؟ میں نہیں سمجھتا، کیونکہ اور میں نے جیسے کہا کہ گورنر راج وہ جو کہہ رہے ہیں کہ نافذ ہو، تو یہ غیر جمہوری بات ہے اور اس کو جمہوری طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے. اور ٹھیک ہے اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ان کے پاس ایم این ایز کے پاس رسائی حاصل کر کے وہ جا سکتے ہیں، تو وہ اگر میرے خیال میں ابھی وقت جو ہے کافی ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. ہاں بالکل نکل گیا ہے ان سے. تو ان کو اب اگر وہ سمجھتے ہیں تو وہ کر لے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ساؤتھ پنجاب کے زیادہ ہیں ایم این ایز ہیں، اور اس ساری صورتحال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی خاموش ہیں. اور شاہ محمود قریشی کی خاموشی بھی ایک بڑا سوال ہے اس صورتحال میں کہ بھائی انہوں نے جو ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے ان کو کردار ادا کرنا چاہیے، ان کو آنا چاہیے باہر کہ بھائی وہ اب یہ سارے تو ان کے ساتھ مل کر چل رہے تھے. اس میں کافی ایم این ایز ایسے ہیں جو سرائکی صوبے کے حوالے سے انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم سرائکی صوبہ بنائیں گے. صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم صوبہ بنائیں گے، پھر ایک بار پھر اعلان کر دیا ہے، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اعلان بھلے کریں لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. آپ 4 سال 4.5 سال کے بعد جب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں آپ کی جو ہے وہ اکثریت ختم ہو رہی ہے، لوگ آپ کو چھوڑ رہے ہیں، منحرف ہو رہے ہیں، اس وقت اعلان کرنا میرے خیال میں یہ وہی پھر وہ سیاسی رشوت والی بات ہے. اور جو انہوں نے 4 سال نکالے ہیں وہی ہوگا. جاوید صاحب، کیا یہ پاکستان میں جو پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائز ہو گیا ہے سسٹم، اس میں کوئی فارن ایجنڈا بھی ہے، یا جو کہتے ہیں کہ پرو امریکہ اور اینٹی امریکہ ایلیمنٹ؟ پاکستان میں تو ایسی صورتحال جب بھی ہوئی ہے اس میں عمل دخل تو ہے، اس سے کوئی ہم ڈینائی نہیں کر پائیں گے. اس میں جب آپ خود کہتے ہیں کہ بھائی سعودی عرب جو ہے ہمارے جو ہے وہ سیاسی معاملات میں جو وہ نواز شریف کو باہر لے جاتے ہیں، یا امریکہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے، تو اس میں تو کوئی میرے خیال میں اب دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اور یہ تو ہے اب تو امریکہ جیسے ملک جو ہے وہ الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں بھی روس کی اتنی بڑی مداخلت ہوتی ہے. تو میرے خیال میں اب یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، مداخلت ہے. وزیر اعظم صاحب نے جو مائنڈ میں بنا لیا ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اسٹائل میں سویلین کپڑے پہن کے خطاب کرنا اور اینٹی امریکن ایک اپنا نیریٹو بنانا اور اس کو شہید بھٹو کو ریگارڈ کرنا، یہ چیزیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ نیا سیٹ اپ آتا ہے یا الیکشن کا جو سما بن رہا ہے تو اس میں یہ نیریٹو وزیر اعظم صاحب کے کام آئے گا، یا فی الحال یہ حکومت کے میں ہے تو لوگ سن رہے ہیں؟ نہیں، اصل میں بھٹو صاحب
की जो कुछ तो अच्छी बातें हैं हम, लेकिन उनका अवामी स्टाइल, अवामी तरीके से अमेरिका को ललकारना और उसके हवाले से जो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करना, तो वो तो अब है, वो उसमें तो कोई इनकार नहीं है। वो तो उनके जो बड़े बड़े मुखालफिन हैं वो भी मानते हैं। मैं आपको बताऊं कि जमात इस्लामी के जो रहनुमा थे प्रोफेसर गफूर साहब, मैंने उनसे इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि भाई मुखालफत हम कितनी भी करें भुट्टो की, लेकिन बड़ा जानदार लीडर था, उससे कोई इनकार नहीं है। तो ये वो भी जो आप कह रहे हैं ना कि वो बाहर का जो एक एलिमेंट है, ये भी वही चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल में इमरान खान ने जो भी बात कही है, वो जब हमारे, आप नोट करें इन चीज़ों को, जब भी हमारे वज़राए आज़म जाने वाले होते हैं तो ऐसी बातें होती हैं। आपने शहबाज शरीफ को भी सुना होगा, वो भी भुट्टो की तारीफ़ करते थे। नवाज शरीफ भी तारीफ़ करते थे भाई कि भाई उन्होंने एटमी कुव्वत बनाया पाकिस्तान को। तो मेरे ख्याल में ये जो बातें अब हो रही हैं, ये इमरान खान को पहले करनी चाहिए थी, जो अब कर रहे हैं। तो काफ़ी देर हो गई है मेरे ख्याल में अब। तो ये बेहतर होगा मेरे ख्याल में कि इमरान खान जो भी कर रहे हैं इस वक्त, बजाय टकराव में ज़्यादा आएँ, बेहतर है कि अपने MNAs को संभालें, अगर यही आखिरी ऑप्शन है उनके पास। आपसे कि पीपल्स पार्टी के सिंध के रहनुमा, सूबाई वज़रा और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं, वो इस पूरी बगावत को और इस लोटाक्रेसी को डिफेंड कर रहे हैं, एक जस्टिफिकेशन उनकी दे रहे हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, या पॉलिटिक्स के लिए बेनज़ीर पॉलिटिक्स है या डर्टी पॉलिटिक्स है, आप क्या उसको? मसला मैंने बताया आपको कि पाकिस्तान में ये हालात हर 4-5 साल के बाद होते हैं। और अब जहाँ वज़रा की बात है तो वो लाजमी बात है, पार्टी हेड हैं या उनके जो सरबराह हैं वही उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे कि आप वो लोग वहाँ मौजूद हों। लेकिन मैंने पहले जैसे कहा कि ये पाकिस्तान की सियासत के लिए इंतहाई ख़राब सूरत हाल है, और जो लोटाक्रेसी है इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप लोटाक्रेसी को आज सपोर्ट कर रहे हैं तो कल आपके गले में भी यही बात पड़ेगी, और ये पड़ चुकी हैं। हम वही मैं कह रहा हूँ कि हम जो है वो होश के नाखून नहीं ले रहे। इक़्तिदार के चक्कर में, कुर्सी के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं, हमारे सियासतदान भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और फिर वही मेरे हमवतनों आ जाता है। और मुझे परवेज़ मुशर्रफ की बात याद आ रही है कि मैंने उनसे जब मैं गया था मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि हम खुद नहीं मार्शल लॉ नाफिज करते या हम खुद इक़्तिदार पे कब्ज़ा नहीं करते, उसमें हमारे जो सियासतदान हैं वो हमें रोज़ाना आकर कहते हैं कि भाई ये फ़लाँ वज़ीर आज़म ठीक नहीं चल रहा। ताजर रहनुमा हमारे पास रोज़ाना आते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये मुल्क के हालात सही नहीं है, आप आएँ और हमारे रहनुमाई करें और आगे बढ़ें, मुल्क को बचाएं। तो ये प्रैक्टिस जो होती है, मेरे ख्याल में यही वही चीज़ें अगर करेंगे तो फिर कोई आकर बैठ जाएगा। फिर के लिए बेहतर है कि सियासत को सियासत रहने दें और जिनका जो काम है वो करें। जी व्यूअर्स, ये थे जय्यद जर्नलिस्ट हमारे साफ़ी दोस्त जावेद मेहर साहब, जिन्होंने मुल्क के मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अपना ओपिनियन दिया। और उसका कहना यह है कि पाकिस्तान में हर चीज़ जो है वो फाइनल नहीं होती और प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जावेद मेहर साहब का कहना है कि PTI और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के हाथ से जो चीज़ें हैं वो निकल गई हैं। और उनका ये भी कहना है कि जो पीपल्स पार्टी के और अपोजिशन के जो जमायतें हैं उनको लोटाक्रेसी को नहीं ओन करना चाहिए। और यही ट्रेंड है जिसने पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को कमज़ोर किया है, आवाम को कमज़ोर किया है, सालमियत को कमज़ोर किया है और मुल्क की जो एकता है उसको कमज़ोर किया है। इंशाल्लाह ये जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आएंगी तो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपना और गिरदोडवा का ख्याल रखें। हमारा ये एपिसोड, हमारा ये बातचीत और हमारा ये पैकेज अगर आपको पसंद आए तो खादिम इन्फो TV को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हामी और नासिर हम सब का।